डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत कुछ सही नहीं थी पिछले 1-2 दिन से और अभी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि पढ़ाई हमारी छूटी हुई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी होता है ना? तो आप लोगों को पता है कि एक सीरीज इस तरह की मैं चला रहा हूँ, हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना? डिलाइट आईएएस पर। उस पर मैंने बहुत से छोटे टॉपिक पर बात करने की कोशिश की है ना? जो एस्पिरेंट की लाइफ में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके निजी जीवन में और किस तरह से उतार चढ़ाव तैयारी में आते हैं, उन सब टॉपिक्स को लेकर मैंने बात करने की कोशिश की है। आज उसी तरह का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आवाज को लेकर आप लोगों को थोड़ा हो सकता है आज इश्यू हो, क्योंकि मुझे कफ और काफी कोल्ड हो रखा है, तो उस वजह से। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से डिलीवर हो पाए, है ना? टॉपिक क्या है, ध्यान से समझो। जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में शुरू से लेकर अंत तक एक दुविधा ये रहती है। पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी के साथ क्या हमें किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन उनके मन में ये रहता है। दूसरी चीज, अगर हाँ करनी चाहिए तो वो कौन कौन से एग्जाम है जो हम यूपीएससी के साथ दे सकते हैं, जिससे हमें यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी ना करना पड़े, बहुत सारा टाइम भी ना देना पड़े, और इसी प्रोसेस के साथ साथ हम कहीं ना कहीं पर उन एग्जाम को क्लियर कर लें, है ना? ये सब चीजें उनके मन में दुविधाएं रहती हैं कि कौन सा एग्जाम है जो हम साथ के साथ यूपीएससी में दे सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या कंप्लीट फुल्ली फोकस्ड रहना चाहिए हमें यूपीएससी की तैयारी के दौरान, या फिर इसको छोड़ के इसके साथ साथ हमें बाकी चीजें करनी चाहिए, एक प्लान बी को लेकर भी चीजें माइंड में रहती हैं। देखो, यूपीएससी की जो तैयारी है ना, आपको पता है कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ना? इसका बहुत लेंदी सिलेबस है, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस भी है। लगभग तकरीबन 1 साल का तो प्रोसेस ही है। मई में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, सितंबर अक्टूबर में नवंबर मेंस का एग्जामिनेशन होता है, फिर लगभग जनवरी फरवरी में इसके इंटरव्यू शुरू होते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो है वो जाके आपको पता है मई जून में फिर से आता है। तो ये प्रोसेस ही 1 साल का है, मतलब एग्जामिनेशन का प्रोसेस। और उसके साथ अगर आप इसकी तैयारी को, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एक जेन्युइन एस्पिरेंट को तैयारी के लिए कितना समय चाहिए, तो वो लगभग लगभग 18 से 20 महीने का समय है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस, ऑप्शनल, ऐसे, क्वालिफाइंग पेपर सब कुछ कवर हो जाता है। तो 18 से 20 महीने इसकी तैयारी का मान लीजिए, 1 से 1.5 साल, और 1 साल का प्रोसेस, तो लगभग 2.5 से 3 साल का समय जो है वो आपको इसमें देना ही पड़ता है, हर हालत में देना पड़ता है। अब बात आती है क्या उस दौरान इसको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है, देखो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका भी एक अपना अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है ना? कैटेगरी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो +2 के बाद तैयारी शुरू कर रहे होंगे, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, फिर तैयारी के लिए सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर डिग्री कर ली है, उसके बाद तैयारी का सोच रहे हैं। तो तीनों स्तर पर स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। एक तो ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन के +2 के बाद सीधा सीधा सोचा है तैयारी के लिए, उसको तो ग्रेजुएशन के साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चले जाना है ना? थोड़ा थोड़ा टाइम, 4 से 5 घंटे, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो बच्चे उससे अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। उनको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो पूरा फोकस जो 3 साल ग्रेजुएशन के साथ एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट कर ले, थोड़ा न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लें, ठीक है? हो सके तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लें, है ना? अब जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, मैं बेसिकली उन बच्चों की बात करता हूँ जो पूरी तरह से यूपीएससी पे आप बैठना चाह रहे हैं। उन बच्चों का माइंडसेट क्या है? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और लगभग लगभग मेरी एज जो है वो 21 साल की हो चुकी है, तो आप 2 से 3 साल फुल्ली जो है डेडिकेटेड रूप में यूपीएससी को दे सकते हैं। मेरा मानना तो यही है। देखो, मैं ये कहता हूँ हर बच्चे को, लगभग 18 महीने जो है ना, ये आप अपने आप को एक बार दीजिए। कम से कम इतना समय तो अपने आप को एक बार दीजिए। क्यों? देखो, तैयारी अच्छी नहीं होगी ना तो कितने भी एग्जाम आप देते रहो उसका कोई मतलब है नहीं, है ना? तैयारी अच्छी हो जाएगी, एक तैयारी का लेवल आप हासिल कर लोगे, और वो लेवल हासिल होगा आपको लगभग 17 से 18 महीने में, है ना? 1.5 साल तक का समय रुक के भी आप देंगे ना, कुछ इसमें बुरा नहीं है। 1 साल का प्रोसेस भी अगर आप इसमें काउंट कर लें, 2.5 से 3 साल अगर आप पूरी तरह से बैठ के यूपीएससी को फोकस कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखो, एक तो अगर आप पूरी तरह से फोकस्ड होके, और यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, कोई मेंटोर कर देता है, तो इस टाइम शेड्यूल में आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना? 18 महीने आप बहुत डेडिकेटेड वे में तैयारी करेंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा संभावना इस चीज की है।
अगर मान लीजिए ये 18 महीने में आपको मान लीजिए प्रोसेस लेने में 1 2 3 साल लग जाते हैं यूपीएससी में, तो इससे फायदा है, इससे फायदा ये है कि जब आप 18 महीने इसमें दे देंगे ना, तो आपका जो स्टेट पीएससी का सिलेबस ठीक है, स्टेट सर्विसेज का जो सिलेबस होता है वो मैक्सिमम कवर हो जाता है ना। उसमें स्टेट का कुछ एक नॉलेज, जनरल नॉलेज बाकी होता है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी उसकी बची होती है, हिस्ट्री बची होती है, वो सब पोर्शन जो है आपका स्टेट का बचा होता है। बाकी आपकी बेसिक तैयारी जो है, बेसिक जो तैयारी चाहिए होती है वो कवर हो जाती है इसमें। तो इस 18 महीने से एक फायदा तो ये हुआ कि अगर आपकी बहुत अच्छी गाइडेंस में प्रिपरेशन आपने की है ये 18 महीने, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली बहुत ज्यादा संभावना है कि यूपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं होता है तो आप उसके साथ साथ जैसे ही 18 महीने का टाइम कर लेंगे, उसके बाद आप लगातार सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, एग्जाम पे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पे फोकस करना है। और वो एग्जाम्स यूपीएससी भी होगा, वो एग्जाम स्टेट सर्विसेज का भी होगा, और कौन कौन से एग्जाम होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है यहाँ पर आपकी दुविधा दूर होनी चाहिए। क्वेश्चन ये था, क्या हम यूपीएससी को फुल्ली तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 2 से 3 साल जो है पूरा डेडिकेटेड वे में यूपीएससी को दे सकते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए आप। बच्चों के मन में एक दुविधा ये रहती है कि सर डर लगता है। इस पे हालांकि एक वीडियो बन चुकी है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, फिर भी मैं यहाँ पर 2 मिनट में बता देता हूँ। डर ये रहता है कि सर अगर हम पूरा 3 साल इसमें दे दिए, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर करेंगे क्या, वो 3 साल तो हमारे वेस्ट हो गए। अब ये आपका कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये जो 3 साल या 18 महीने टाइम दिया और 1 साल आपने एग्जाम दिया, इसमें आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेकेंड सॉरी बच्चों। तो इसमें क्या है, एक तो ये चीज होती है कि भाई 18 महीने जो है आपने इसमें दिए हैं, है ना। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं हासिल किया? क्योंकि ये देखो, सिलेबस कंप्लीट हो गया ना आपका। यूपीएससी की तैयारी जब कंप्लीटली आप कर लेते हो, तो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टेट सर्विसेज के एग्जाम तो दोगे ना बाद में, और लगभग 40 45 साल तक की एज का दायरा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सिलेबस कवर होने के बाद आपको कई तरह के एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा, है ना। और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए यूपीएससी करेंगे, स्टेट उसमें भी नहीं हुआ, स्टेट सर्विसेज करेंगे, मान लीजिए उसमें भी नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में कुछ किया होगा, नेट वगैरह क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें कुछ कर देंगे, अगर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ही मैं मान लो कि आपका कहीं भी आपका साथ लक का नहीं रहता है और आप नहीं कर पाते, तो आप बहुत जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप खुद का कोई काम शुरू कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं, स्कूल के लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बेस्ट टीचर होंगे। यही यूपीएससी की खूबसूरती है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप इसने आपको अधूरा छोड़ दिया। लोगों को क्या लगता है यूपीएससी में या तो सफलता है या असफलता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये आपको अधूरा छोड़ देता है अगर आप फेल होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी ना कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ती है। मैं तो ये तक कहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी आपको एक मुकम्मल इंसान बनाती है। फिर से दोहराता हूं इस लाइन को, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ भारत में ये एग्जाम है जो आपको एक मुकम्मल इंसान के तौर पर और एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के तौर पर तैयार करती है। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में, जो नॉलेज आपने गेन किया होगा, जो भी चीजें आपने सीखी हैं पिछले 2.5 से 3 साल में, वो आप बहुत बेस्ट तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे जिस भी फील्ड में आप जाएंगे। तो इससे ज्यादा और सिक्योरिटी क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी चाहिए कि मैं अगर नहीं हुआ चीजें ऐसे हो जाएंगे, इससे ज्यादा सिक्योर कुछ नहीं है। फिर तो लाइफ में आप बिल्कुल, लाइफ खुद अपने आप में एक रिस्क है। किसी इंसान का पता है कि आज जो बात कर रहा है वो कल ना हो, तो जब पता है सब कुछ रिस्क पे है, तो इसमें भी तो लेके देख लो ना थोड़ा सा, क्या बुरा है। ठीक है, तो लगभग आप ये देखिए कि 3 साल जो है, मैं यहाँ पर बच्चे को कहूंगा 3 साल आप इसमें एग्जाम और प्रोसेस की तैयारी और प्रोसेस को देने में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 24 साल का टाइम फुल डेडिकेट वे में इसको दीजिए। बिल्कुल किसी के कहने पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप पूरा फोकस कर देते हैं और आपका निकल जाता है, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, फिर तो बाकी एग्जाम्स का सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे आपने इतना समय दे दिया, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भी यूपीएससी का दे दिया और आपको लगा कि सर अब नहीं हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, सॉरी रियली सॉरी, क्योंकि आज तबियत थोड़ी खराब है, लेकिन चीजें डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझो। देखो, इसके बाद क्या, 3 साल देने के बाद उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ये चीज देखनी है। देखो, आप मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको साथ साथ साइड बाय साइड कुछ एग्जाम्स देने चाहिए।
है ना, जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, बट उस प्रोसेस को करना है। मैंने आपको क्या बोला, ये 18 महीने देने के बाद फिर आपको लगातार एग्जाम्स देने चाहिए, बट एग्जाम का भी ना एक प्रोसेस है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिए इस चीज को। इसमें ना एक सबसे बड़ी जो चीज है, जो बिल्कुल माइन्यूट सी लाइन है, वो ये है कि यूपीएससी के पैरेलल एक तो एग्जाम्स हैं कौन से, है ना, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप इसके साथ दे सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, बहुत ज्यादा बल्क में एग्जाम नहीं देने हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको पता है ना, 2 से 4 घोड़ों पे सवार इंसान हमेशा गिरता है, बिल पर सेफ्टी जरूरी है। थोड़ा सा हमें साइड बाय साइड ऐसे एग्जाम देखने पड़ेंगे जो इस तैयारी से, जिसमें यूपीएससी की तैयारी से जिसमें बेनिफिट हो, यूपीएससी की तैयारी जिसमें काम आए, और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए, हमें अलग से उसकी तैयारी ना करनी पड़े। ऐसे हैं कुछ एग्जाम्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला इसमें एग्जाम है सीएपीएफ वाला। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप देखेंगे तो आर्मी में जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स होती हैं, इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पर जाते हैं। ठीक है, ए ग्रेड सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस एग्जाम का प्रोसेस मुझे यूपीएससी में सबसे आसान लगता है। जो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आईएएस का, कितना एक लंबा प्रोसेस है। प्रीलिम्स के 2 एग्जामिनेशन है, 9 एग्जाम मेंस के हैं, फिर इंटरव्यू है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे सीएपीएफ के एग्जाम में, आपका एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का भी और थोड़ा रिटर्न में भी वो लोग लिखवा लेंगे। एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और एक रिटर्न होता है, और एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएससी में इंटरव्यू रहता है, एक फिजिकल टेस्ट रहता है इंटरव्यू के पहले, है ना। वो तो देखो, अब आर्मी में आपको जाना है, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, तो आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो उसमें कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग जंप वगैरह है, ठीक है, और आपका रनिंग है, तो वो सब चीजें बेसिकली तैयार हो जाती है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बट एग्जामिनेशन के लेवल पर एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाते हैं, और उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू देती है यूपीएससी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और जो पहला पेपर होता है और जो दूसरा पेपर होता है, दोनों में बेनिफिट मिलता है। पहले पेपर में आप देखेंगे 125 के आसपास प्रश्न है, तो उसमें ज्यादातर प्रश्न जो है जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यूपीएससी में तो आप यही सब पढ़ रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होगा, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होगा, फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी, यूपीएससी में थोड़ा डीप में पूछी जाती है ना। बट हेल्प करता है, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इन्वायरमेंट, वो सब वहां पर बेनिफिट करता है। सबसे बेस्ट एग्जाम यूपीएससी के साथ है, और लगभग जब यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद ये एग्जाम होता है। तो आपको कुछ अलग से नहीं, आप उसी फ्लो में रहेंगे, उसी जोन में रहेंगे, और अपना एग्जाम दे देंगे, है ना। और साइड बाय साइड कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां भी देती हैं, बॉयज भी देते हैं, गर्ल्स भी देती हैं। ठीक है, और हमारे कांटेक्ट में एक लड़की सिलेक्टेड भी है। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है। इस पे सबसे पहली प्रायोरिटी आपके बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि एज लिमिट जो है इसमें मुझे लगता है 25 साल के आसपास है जनरल कैटेगरी की, और कैटेगरी वाइज कुछ चीजें छूट भी दे रखी हैं। तो 25 साल की एज तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सोचिए ना, 21 साल की तैयारी के साथ साथ आप तैयारी कर लीजिए 1-2 साल, और फिर जैसे यूपीएससी का 23 में अटेम्प्ट दीजिए, साथ साथ ये भी अटेम्प्ट दीजिए, 24 में फिर दीजिए इसको, 25 में फिर दीजिए, तो 2 से 3 बार में, और जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा सीरियसनेस से इस एग्जाम को देंगे, तो ये एक या दूसरी बार में क्लियर हो जाएगा आपका, और अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सॉरी, इसमें अगर एक चीज नोटिस करेंगे, तो इसमें जैसे ही आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो लगभग लगभग 2 साल के गैप में ट्रेनिंग शुरू होती है। तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, और आप फिर मेडिकल के लिए और थोड़ा डिले कर सकते हैं ट्रेनिंग को। तो ये तो इससे ज्यादा सिक्योर कुछ भी नहीं है। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम साथ में दे सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। दूसरा, देखिए मैं ये बच्चों को कहता हूँ क्या है कि, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, बल्क ऑफ एग्जाम के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे एग्जाम बैंकिंग में भी भाग रहे हैं, सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का। वो एग्जाम इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि देखिए वहां पर पैटर्न डिफरेंट है। वहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब चीजों का ज्यादा रूल है, जो आपका बाकी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं। लेकिन ये ऐसे एग्जाम चुनो जिसमें आपका यूपीएससी का सिलेबस कवर है ना। सीडीएस और एनडीए का एग्जाम भी होता है, वो भी आप यूपीएससी करवाती है, वो आप अपनी कैटेगरी उसमें उसके अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जिन बच्चों को, जो बच्चे इसमें देना चाहें। ठीक है, सीडीएस वगैरह का, एनडीएस का एग्जाम भी होता है, ये +2 के बाद एग्जाम आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम है। एक आप यहाँ पे, जो मेरा मेन फोकस रहता है स्टेट पीएससी का, ठीक है, स्टेट पीएससी का एग्जाम आप थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। मैक्सिमम बच्चे वही हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, है ना।
तो आप देखेंगे कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं ना, तो पूरी जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, इसमें कौन-कौन से, जैसे यूपी पीसीएस है, जैसे बीपीएससी है, बिहार पीसीएस है ना? एमपी पीएससी है, मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जामिनेशन है, राजस्थान पीएससी है, आरएएस का एग्जाम होता है, राजस्थान का है, फिर उसके साथ हरियाणा पीएससी है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल 5 से 6 स्टेट के एग्जाम आप दे सकते हैं। हालाँकि उधर भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी पीएससी वगैरह में, तो आप वहाँ पे झारखंड पीसीएस वगैरह में। लेकिन मैं ये कहूँगा, अपने आप को 2 से 3 स्टेट पर लिमिट कर दीजिए, और उसमें से आपकी स्टेट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पता है? जैसे हिंदी भाषी बच्चे यूपी पीसीएस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बीपीएससी को बहुत फोकस करते हैं, और तीसरा उनका एक फोकस ये भी रहता है कि एमपीपीएससी और आरएस का एग्जाम। आरएस का मैंने सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि आरएस का पैटर्न अभी भी पुराना पैटर्न चल रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट है। यूपीएससी की तैयारी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है उसमें, बट काफी हद तक हेल्प भी करती है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पर, जो भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, वो सब चीजें वहां पर भी है, बट वहां पर स्टेट का रोल थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी स्टेट में अगर देखेंगे एमपीपीएससी वगैरह में, या जैसे यूपी पीसीएस है, तो प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो यूपी से रिलेटेड होते हैं, वरना जीएस का पैटर्न जो है, अब आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस ने तो कंप्लीटली यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर लिया है। उसी तरह से प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, उसी तरह से मेंस में 9 पेपर, और उसी तरह से इंटरव्यू। तो इससे बेस्ट आपको आपके पास ऑप्शन क्या होगा? जब यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, लगभग मई से लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, उसके 5 से 10 दिन बाद या नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, और बहुत सारे बच्चे आप में से देते भी हैं। तैयारी करनी है 18 महीने, ठीक है। उसके बाद फोकस करना है इन एग्जाम्स पे साथ के साथ। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं पूरा यूपीएससी फोकस कर देता हूँ, उसके बाद लगातार स्टेट दूंगा। ये गलती मत करिएगा। पहले तैयारी, जैसे ही 1 डेढ़ 2 साल में तैयारी हो जाए, पहले ही साल के एग्जाम के बाद से आपको साथ साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस और ये एग्जाम देते चले जाना है। क्योंकि इन एग्जाम में क्या है कि वैसे तो अभी यूपी पीसीएस थोड़ा स्पीडली वर्क कर रहा है ना, वरना पीसीएस की एक खासियत ये होती है, खासियत मान लो या इसकी एक सीमा मान लो, कि इसमें जुडिशरी का रोल आ जाता है। बहुत सारे पेपर लटके रहते हैं। सॉरी, बहुत सारे पेपर इस तरह से लटके रहते हैं, एग्जामिनेशन में डिले होता है, हाई कोर्ट में अपील होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टेट पीएससी में दिक्कत करती हैं। इस वजह से 2 से 3 साल लग जाते हैं कई बार रिजल्ट आने में, फाइनल रिजल्ट आने में, है ना। तो अगर आप साथ साथ देते चले जाएंगे ना, तो फिर उस वो 2 3 साल आपको पता नहीं चलेंगे, यूपीएससी भी दे रहेंगे, वो भी दे रहे होंगे। बट अगर आप बाद में के लिए छोड़ेंगे इसको कि 28 से 30 साल की एज में देना शुरू करें, तब फिर आप बहुत डिले हो जाएगा। फिर आपका उतनी एनर्जी, उतना फोकस, वो सब चीजें भी आपके पास बचेंगे नहीं। तो आपको फोकस करना है कि साथ के साथ जैसे तैयारी अच्छी हो जाए ना, 16 से 18 महीने देके पहले अपनी तैयारी को बहुत बेस्ट लेवल पर ले जाओ, फिर उसके बाद ये सब एग्जाम्स जो है वो लगातार साथ में देते रहो। एक एग्जाम और ध्यान से सुनो, आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम होता है, ठीक है। ग्रेड बी ऑफिसर्स, आरबीआई को आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेस हैं आरबीआई की, है ना, भारत का केंद्रीय बैंक है। एक तो सबसे बड़ी खूबसूरती इस एग्जाम की ये है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसलिए होता है इस एग्जाम में क्योंकि सेंट्रल बैंक है भारत का, और उसमें अगर आप अधिकारी के फॉर्म में जाते हैं उसकी किसी ब्रांच में, तो इससे ज्यादा और अच्छा क्या चाहिए आपको? बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पे स्केल और सब चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है इस ऑफिसर्स को, ग्रेड बी ऑफिसर्स। आरबीआई की जहां पर भी ब्रांचेस हैं जो है ना, तो उसमें आप ग्रेड बी ऑफिसर्स के तौर पर सेलेक्ट होते हो। इस एग्जाम का प्रोसेस भी लगभग लगभग प्री मेंस इंटरव्यू के फॉर्म में है, बट प्री और मेंस इसका मैक्सिमम पॉसिबल वो जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और आपका उस तरह का रिटर्न का पैटर्न नहीं है जैसे यूपीएससी में, है ना। और इसकी एलिजिबिलिटी भी लगभग ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाले बच्चे दे सकते हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, है ना। तो ग्रेड बी का एग्जाम जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी के साथ साथ देते हैं और क्लियर भी करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो आप साथ साथ दे सकते हो, है ना, जिससे आपकी तैयारी प्रभावित नहीं होगी। एक एग्जाम का ऑप्शन मैं आपको और देना चाहूंगा, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो वो मुझे लगता है आपको देना ही चाहिए, ठीक है। दिख रहा है अगर यहाँ पर, यूजीसी का जो नेट का एग्जामिनेशन होता है, अब उसके फायदे सुन लीजिए आप। देखिए, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, उसमें पहले 3 पेपर होते थे जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको आयोजित करता था उस पेपर को, तो उस पेपर में 3 पेपर होते थे। एक पेपर होता था जीएस का जो जनरल पेपर होता था, 2 पेपर होते थे जिस सब्जेक्ट से आपने, मान लीजिए आप नेट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप तो कॉमर्स के 2 पेपर होंगे। पहले ऐसे था। अब क्या किया है, क्योंकि एग्जाम जो है अब यूजीसी कंडक्ट नहीं करता है, एनटीए की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो
पेपर है वो दो, दो पेपर बचे हैं इसमें। एक जीएस का पेपर है और दूसरा पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और जैसे उसको आप क्वालिफाई करते हो उसी पेपर के बेस पे ना कुछ इंटरव्यू है, कुछ नहीं है, उसके बाद कोई दूसरा पेपर भी नहीं है। ठीक है। इस पेपर को देने के बाद आपको सबसे बेस्ट चीज जो मिलती है, देखिए अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाते हो कट ऑफ के अकॉर्डिंग, नेट क्वालिफाई करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना। बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, 2-3-4% का डिफरेंस होता है मार्क्स में, उसी पेपर में लेना है, अलग से कुछ नहीं करना है। उसी पेपर में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो आप और आप कहीं जेआरएफ क्लियर कर जाते हो। इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जेआरएफ। इस पेपर से फायदा ये होता है कि आप लगभग लगभग 40,000 मंथली आपको एक अलाउंस मिलने लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। और 3 साल की पीएचडी, आप लगभग 3-4 साल लगते हैं पीएचडी के लिए, वो 3 साल आपको 40,000 पर मंथ मिलता है। आप खुद सोचिए ना, इससे बेस्ट क्या होगा। तैयारी के साथ साथ बच्चे को कुछ ऐसा अर्निंग अगर मिलने लगे, इसको अर्निंग फॉर्म में मत लीजिए, इसको एक आप लीजिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में, है ना। बट आपकी हेल्प बहुत हो जाएगी ना इससे, 40,000 बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। इसको अगर आपकी तैयारी के साथ आपको मिलने लगता है तो आप बहुत अच्छा, और साथ साथ आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और पीएचडी के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब पे कहीं ना कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जॉब आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये एग्जाम आपको मुझे लगता है हर बच्चे को देना चाहिए। जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, हर बच्चे को देना चाहिए। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो इस बार जो अप्लाई करने के लिए फॉर्म आएंगे, आप लोग जरूर दें और इसकी तैयारी करें। बहुत थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, क्योंकि देखो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, या मास्टर डिग्री में, मास्टर डिग्री इसकी एलिजिबिलिटी है, मास्टर के अलावा आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं। मास्टर डिग्री आपकी होनी जरूरी है। तो अगर आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मास्टर डिग्री में पढ़ा है, वही तो पूछ रहे हैं इसमें, कुछ अलग से थोड़ी ना पूछ रहे हैं। और जीएस का जो पोर्शन आप उसमें पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। थोड़ा बहुत अलग है, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसमें, या टीचिंग को लेकर, जैसे मान लीजिए आपसे वो पूछेंगे कि एज ए टीचर आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो कि टीचर को आने चाहिए, जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में, उनके अकॉर्डिंग उनके माइंडसेट को जानने के लिए वो प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप उसको अलग से थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, ज्यादा उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 घंटे की तैयारी करके मैंने अपने टाइम में बहुत आसानी से इस पेपर को क्लियर किया था, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैं इसके लिए पढ़ा भी नहीं था। तो आपको ये चीज देखनी है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्जामिनेशन अगर आप साथ में क्लियर कर देते हो, तो आपका जो एक होता है ना पॉकेट मनी वाला सीन, कि आपको घर से पैसे की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी रहकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। पहला एग्जाम मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट प्लस पैरेलल रखेंगे आप इसको यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को, ये दोनों एग्जाम आपको साथ साथ देने चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप एलिजिबल हो, 25 की एज में हो, तो आपको जरूर ही देना है। कैटेगरी हो तो मुझे लगता है इसके में एज का थोड़ा आगे बेनिफिट छूट दी गई है। आप जब तक आप एलिजिबल हो तब तक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम आपको जरूर देना है। सबसे बेस्ट एग्जाम लगता है मुझे, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है और सिर्फ फिजिकल है। सीडीएस एनडीए का एग्जाम मैंने आपको बोला है, एनडीए एनडीए का एग्जाम आप दे सकते हो इसमें। और स्टेट पीएससी वगैरह वो तो आपको देना ही है। स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो है वो तो आपको देना ही है, चाहे यूपीएससी के सभी अटेम्प्ट खत्म हो जाए तब भी स्टेट पीएससी हमारे लिए बना रहता है। ठीक है। तो स्टेट पीसीएस को बस ध्यान ये रखना है, डिले नहीं करना है, साथ साथ शुरू कर देना है। जिस साल यूपीएससी का एग्जाम उस साल स्टेट पीएससी, जिस साल यूपीएससी का एग्जाम उस साल स्टेट पीएससी। अलग से बहुत ज्यादा मत पढ़ो, जो यूपीएससी की तैयारी में कर रहे हो बस उतना करते रहो, वही बहुत है। ठीक है। तो ये लगभग लगभग कुछ एग्जाम है। आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम मैंने आपको बताया, इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में जान लीजिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छा पे स्केल इसमें आपको मिलता है। तो ये भी जॉब जो है आप साथ साथ दे सकते हैं। बहुत है, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम है, लेकिन जैसे सीबी कुछ एक असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम कंडक्ट करती है ना। उसी तरह से नाबार्ड में भी एग्जाम आते हैं, बट मुझे लगता है वो एग्जाम आपके लिए नहीं है। बहुत सारे टीचर बोल भी सकते हैं बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो उसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है और कुछ इस सिलेबस से भटक के है। इतने सारे एग्जाम में भी अगर आप हाथ डालोगे ना तो आप यूपीएससी पे फोकस नहीं कर पाओ। इतना करो जिससे आपका फोकस डाइवर्ट ना हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से और मन में बिठा लेना है। उतना डाइवर्जन लाना है अपनी तैयारी में जितना आप संभाल पाओ। मतलब 8 से 10 घंटे यूपीएससी को डेली देने ही देने। फिर अगर समय बचता है तो इसकी तैयारी कर लो, चीजें दे लो। ये जो मैंने एग्जाम बताए हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। नेट का जो एग्जाम है 1 से 1.5 घंटे एक्स्ट्रा देंगे हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं, 3-4 महीने 1-1.5 घंटे देंगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। जो मैं आपको असिस्टेंट कमांडेंट का बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत 1 से 1.5 महीने की भी तैयारी नहीं है। मुझे लगता है 20 दिन, मैंने अपने टाइम पे 20 दिन में एग्जाम में इंटरव्यू दिया है। तो मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का बहुत अच्छा 2 बार इंटरव्यू का वो है अनुभव है, तो बहुत अच्छा एग्जाम था और मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी इसके लिए।
बार-बार सिर्फ यूपीएससी का जो तैयारी होता था, उसी में थोड़ा बहुत एडिशन करके मैंने एग्ज़ाम दिया था और दोनों बार मुझे बहुत अच्छा लगा था एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप साथ-साथ कर सकते हो, है ना? बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपनी तैयारी में भी और थोड़ा जो माइंड पे स्ट्रेस रहता है कि जॉब नहीं है, वो वो जॉब जो है, वो स्ट्रेस जो है, वो आपका कम हो जाएगा इस तैयारी के साथ, अगर आप साथ में ये चीज़ें कर लेते हो, ठीक है? थोड़ी-सी तबीयत की वजह से मैं उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट इस वीडियो को आप रिवाइंड करके अगर क्लैरिटी नहीं आई है, बहुत अच्छे से देख ले, फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट के सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।